हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल कोचिंग सरना में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार मैथ का फिर 5 वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले, यदि आप भी क्लास 10th में हैं और मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके अगल बगल के कोई भी 10th क्लास में है जो कि मैट्रिक का तैयारी कर रहा है, उसको यह वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वह भी अपना तैयारी को बिल्कुल शानदार कर सके। काहे कि हमारे चैनल में बहुत ही अच्छा तरीके से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन को देखेंगे। और हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन देखिए आपका पहला नंबर यहाँ पे कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात तो हर एक कोई कर लेता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव में देखने के लिए इस टाइप से मिलेगा तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पे हम लिखते हैं हल। यहाँ पे देखेंगे किसका किसका बोल रहा है, एक 96 का बोल रहा है और एक 404 का अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, बराबर कितना आ जाएगा। देखिए, जिसको जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड नहीं करने आता है, आप लोग इधर ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। 96 का जैसे निकाल रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे कितना से जाएगा, इसको भाग दे रहे हैं। यहाँ 2 से जाएगा, 2 दूना नहीं 2 चौके 8, 2 चौके 8 है, गया 2 8 16। फिर यहाँ पे देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर जाएगा 2 से 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर जाएगा 2 से 2 छक 12, फिर जाएगा 2 से 2 दिया 6। मतलब हमारा जो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 गुने यहाँ 3 1 है तो 3 का 1। अब हम लोग का 96 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम लोग 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 404 का अभाज्य गुणनखंड 404 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, इसको भी इस टाइप से ही निकालेंगे। इधर 404 कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 से 2 एका 2 0, 2 एका 2। अब 101 नहीं जाने वाला है तो हम लोग इसको वैसे ही लिखेंगे, बराबर हमारा 2 का गो है 2 गो, तो यानी 2 का पावर 2 गुने 101। तो देखिए, अब हम लोग को HCF पहले ज्ञात करना है, कि यहाँ पे HCF पहले ज्ञात करने के लिए बोला है। HCF हमारा देखिए, HCF बराबर क्या होता है, इसका जो मतलब इसका गुणनखंड में जो आया और इसका गुणनखंड में जो आया, जो मैच करता है उसका गुना कर देते हैं। जैसे देखिए 2 5 है और एक 3 है, तो हम लोग इधर लिखेंगे 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और एक 3 है तो 3, और हमारा कितना 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 2 गुने यहाँ पे 101, यहाँ पे देख सकते हैं आप 101। अब इसमें से जो जो मैच कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे घेरा लगा देते हैं। यहाँ पे 2 2 मैच किया। अब देखिए 101 इधर है और 101 इधर नहीं है। अब यहाँ पे 2 है तो इधर 2 नहीं है, तो हमारा यही 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, HCF जो जो मैच किया उसको एक बार लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 2 मैच किया तो 2 लिखे इसके लिए। अब ये भी मैच किया तो इस जगह गुना लिखेंगे और ये 2, हमारा इधर आ जाएगा HCF बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। HCF हमारा 4 आ गया। अब हम लोग को LCM ज्ञात करना है, तो हमारा यहाँ पे फाइनली HCF आ गया। अब हम लोग को LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए आप लोग, LCM बराबर
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यहाँ पे लिखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बट्टा में HCF हो जाता है, HCF। हम लोग इधर साइड में फिर से अच्छा से, ये रफ वर्ग था, यहाँ समझ आया था ना गुणनफल करने के लिए, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देखिए अब हम लोग इधर निकालेंगे। पहली संख्या हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहली संख्या दिया हुआ है 96, तो हम लोग इधर लिखेंगे 96। और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 404 गुने 404 बटा HCF हम लोग ज्ञात किए थे कितना 4 आया था HCF, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। अब कटेगा तो काटिए और अपना हल कीजिए। देखिए 4 काट रहे हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा। देखिए 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8। अब इसको गुना कर दीजिए इधर, देखिए गुना कर देते हैं 404 गुने 24 है, तो हम लोग इसको गुना करते हैं कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 चौके 16 के 6, 4 0 0 मतलब और एक हो गया, फिर 4 चौके 16 गुना यहाँ पे 4 दूना 8, फिर 0 तो 0, फिर 4 दूना 8, यहाँ कितना आ जाएगा, जोड़िए इसको 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यानी हमारी LCM कितना आ गया, LCM बराबर 9696। हमारा LCM 9696 और HCF यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया था, HCF बराबर 4, HCF बराबर 4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करने के लिए बोला था, गुणनफल विधि से हम लोग गुणनफल विधि से कर दिए। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखें तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है। देखिए वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 और 3 है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का फॉर्म किस प्रकार से होता है। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 2 हो। यानी यहाँ पे द्विघात बहुपद का फॉर्म इस प्रकार से होता है, x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपको इस फॉर्म में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योगफल इतना है -2 और शून्यांकों का योगफल 3 है। देखिए यहाँ पे हम लोग को चूंकि यहाँ हल लिखिएगा, हल चूंकि हमें पता है, चूंकि का साइन इस प्रकार से रखते हैं, चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है x² माइनस शून्यांकों का योगफल, x प्लस शून्यांकों का गुणनफल ठीक है। इतना सब एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, जो कि आप लोग जो जिस समय बुक पढ़ रहे होंगे उस समय आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। बस देख लीजिए, आपको याद करना है ये फॉर्मूला को और इस क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखिए द्विघात बहुपद यहाँ पे या करके लिख सकते हैं x² माइनस शून्यांकों का योगफल आपका कितना दिया हुआ है -2। यहाँ पे x है तो x हम लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, शून्यांकों का गुणनफल, हमारा शून्यांकों का गुणनफल देख सकते हैं यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, -2 छूट गया था। यहाँ देखिए x²
फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2x 2 गुने x 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3। आपको यही फॉर्म में यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, आपका यही बस आंसर। द्विघात बहुपद का फॉर्म इस प्रकार से होगा। बस आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यह फॉर्मूला याद है तो आपको आपसे यह क्वेश्चन आराम से बन जाता। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे बोलता है, तो आपसे ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, मान ले त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, इसको समरूप पढ़ते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 तथा 121 है। यदि ई एफ भुजा है, उसका मान भी दिया है, ई एफ बराबर 15.4 सेमी हो तो BC ज्ञात करना है। देखिए इधर क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, मतलब हम लोग को दो त्रिभुज दिया हुआ है जो कि समरूप है। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे दो त्रिभुज। देखिए यहाँ पे त्रिभुज, इसको ए बी सी, और एक त्रिभुज हम बनाएंगे इधर डी ई एफ। दो त्रिभुज बना लिए जहां ई एफ का मान हमारा दिया हुआ है कितना, देखिए 15.4 दिया हुआ है, और BC हम लोग को ज्ञात करना है, मतलब इसका लंबाई ज्ञात करना है, हम लोग को नहीं पता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग लिखेंगे इधर हल, फिर क्या क्या दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या दिया है, देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया है, इधर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यह हमको दिया है। और क्षेत्रफल बराबर, कितना दिया है, 64 और 121, 64 और 121, मतलब यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 दिया हुआ है और इसका 121 दिया हुआ है। देखिए जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं, मतलब जो यह त्रिभुज है वह इसका भुजा के वर्ग के बराबर होंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों, ये दोनों के भुजा के वर्ग के बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब है, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ई एफ बटा BC या BC बटा EF, कोई भी एक जगह हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं BC बटा EF, इसका वर्ग हो जाएगा। मतलब जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं। तो हम लोग इधर हमारा दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है 121, तो हम यहाँ पे 121 बराबर BC हमारा नहीं दिया हुआ है, BC ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे BC को BC ही लिखेंगे। EF हमारा दिया हुआ है, देखिए 15.4 ये हमको दिया है, इसका वर्ग है तो वर्ग। देखिए यहाँ पे जब इधर स्क्वायर है बराबर से इधर ले लाएंगे तो वह रूट में बदल जाता है, आपको पता ही होगा। देखिए इसको हम लोग इधर रूट में लाते हैं स्क्वायर को इधर, तो हमारा 64 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 64 बटा 121, यह रूट के अंदर में हो जाएगा, बराबर है तो इधर बराबर BC है तो इधर BC बटा 15.4। समझ में आया? इतना समझने में कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। देखिए और हम लोग इधर आगे देखें, यहीं पे देखें, जब 64 को
रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 किसका वर्ग है, तो 64 8 का वर्ग है, और 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, बराबर यहाँ पे BC है तो BC यहाँ पे BC ही लिखेंगे, BC बटा 15.4 है तो 15.4 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर और देखिए यहाँ पे यह दशमलव यहाँ पे है, दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो ऊपर क्या, इधर दशमलव के बदले में एक इधर आ जाता है, और इधर जय संख्या होती है उतना 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये दशमलव हटा दिए तो यहाँ पे हम लोग फिर एक स्टेप यहाँ पे करते हैं, 8/11 बराबर BC बटा 154, यहाँ दशमलव हट गया तो यह पूरा पूरी 154 हो गया, ठीक है, गुना 10 है तो 10। अब देखिए काटते हैं, यहीं पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक गया, फिर 2 सत्ते 14 हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग काटेंगे 2 बचे 10। अब कटेगा क्या, अब यहाँ पे नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 8/11 है तो 8/11 ही लिखेंगे, BC बटा मतलब यहाँ ये और ये गुना हो जाएगा तो कितना 5 BC हो जाएगा, 5 BC बटा 77 है तो 77। अब देखिए बराबर में है, इसको तिरछा तिरछी गुना होगा या फिर इस सोचे सोचे कट जाएगा, तो यहाँ पे हम काट रहे हैं, यहाँ पे देखिए कटेगा 11 एका 11, 11 सत्ते 77, समझ में आया। या इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो देखिए 5 BC बराबर 8 सत्ते 8, यहाँ पे 8 गुना 7, या BC बराबर इधर गुना में है, इस साइड में ले जाएंगे तो वह भाग में हो जाएगा, 8 सत्ते और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56 बटा इधर 5 में था, इधर गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए इसको भागा दीजिए, इधर 5/56 कितना आ जाएगा, 5 एका 5, इसमें से घटाएंगे 0, फिर यहाँ से 6 उतर जाएगा, फिर कितना जाएगा 1 से जाएगा, 5 एका 5, फिर 1 बचा, नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पे पूरा पूरी कट गया, तो हमारा जो यहाँ पे BC कितना आ गया, तो BC बराबर कितना आ गया यहाँ पे 11.2। क्या हम लोग को क्वेश्चन में यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, आप लोग देखिए उधर हम लोग को BC ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, मतलब इसका जो भुजा है उसकी लंबाई कितना हो जाएगा 11.2 इसका लंबाई हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा BC बराबर यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए हम और एक बार आप सभी को समझाते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एक समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज देखिए, समरूप त्रिभुज जब भी होता है दो त्रिभुज, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसका वर्ग बराबर होता है, उसका भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब जो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसका भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये समझ में आया, यही कह रहा है। यहाँ पे देखिए फिर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल में, फिर देखेंगे सबसे पहले दिया है क्या क्या, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग को क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। आपको इस टाइप से लिखना है एग्जाम में ताकि अच्छा नंबर दे आपको एग्जामिनर। फिर देखें, फिर लिखेंगे जो मतलब हम लोग जानते हैं, ये क्या हम लोग जान रहे हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल बटा BC बटा EF का स्क्वायर मतलब वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग कुछ नहीं किए, इसको ये वर्ग है तो वर्ग को यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका मान यहाँ सबसे पहले बैठा दिए। मान बैठाने के बाद में ये इधर वर्ग है तो इसको इधर ले लाएं तो ये रूट में हो गया, और इधर जैसा है वैसे ही लिख दें। फिर देखिए इस 64 को जब वर्ग मतलब रूट से निकालेंगे तो हम लोग का 8/11 आ जाता है, और बराबर है तो बराबर यहाँ पे BC बटा 1 मतलब 15.4। तो देखिए यहाँ पे दशमलव को हटाते हैं तो इधर
दशमलव के बदले में 1 आ जाता है और जितना संख्या रहता है उतना यहाँ पे 0 आता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख दिए, फिर कुछ नहीं किए, यहाँ पे 11/8 है, 8/11 है, तो 8/11 बराबर BC बटा, इसको काट दिए। काटने के बाद में हम लोग देखें तो इतना 8/11 इतना ही था। काटने के बाद में 5 BC बटा 7 आया, 7 आया। उसके बाद में फिर हम लोग इसको गुना कर दिए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए। उसके बाद 5 BC आ गया यहाँ पे इधर मतलब तिरछा तिरछी गुना किए तो यहाँ 8/7 हुआ। अब इधर 5 गुना में है, इधर आके भाग में हो गया, फिर इसको भाग दे दिए। भाग देने पर हमारा BC का मान आ गया 11.2। बस आपको इस क्वेश्चन में यही करना था और आपका BC का मान यहाँ पे आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर में मान ज्ञात करने बोल रहा है, जो कि एक टेबल आपका बुक में दिया होगा sin cos tan का मान, उसको आपको एक बार देख लेना है, उसी से यह क्वेश्चन बनेगा। देखिए हम लोग इसका हल करते हैं इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। फिर देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का भी मान होता है 1/√2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी 2 एका 2 प्लस है तो प्लस 1/2 है, मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आता है। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर इसको हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव करना है, तो यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक को भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2 गुने 2 प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 गुने 1 माइनस यहाँ फिर 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुने 1, या हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 1/2 है तो 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह माइनस है यह प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे 4/2 आ गया। यहाँ से 2 एका 2, 2 दूने 4, हमारा इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको एक टेबल है sin cos tan का मान ज्ञात करने वाला, उसको एक बार देखिएगा और आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें और हम लोग का यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, उसका चतुर्थांश एक है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसके परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है, यहाँ पे आपके सामने एक वृत्त है जिसका परिधि मतलब इसका जो लंबाई है वह कितना है, 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक चतुर्थांश बना हुआ है। चतुर्थांश हम लोग को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को किस टाइप से हल किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इधर लिखेंगे हल, और जो जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लिखेंगे हल दिया है वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का परिधि हमारा कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को, चूंकि हम लोग को पता है वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि वृत्त का परिधि
बराबर 2 पाई r। तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मान को सिर्फ बैठा देना है और हल कर देना है। हमारा वृत्त का परिधि, मतलब वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 सेंटीमीटर, बराबर है तो बराबर 2 है तो 2 गुना पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आपका 22/7 होता है, गुना आर। आर तो हमें नहीं पता है, आर ज्ञात करना है, तो आर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आर को इस साइड में ले लाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 गुने, ये 22 को इधर ले जाएंगे तो ये नीचे में होता है ना, तो यहाँ पे 22 बटा में हो जाएगा आपका 2 गुने 22। यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा r बराबर कितना आ गया 7/2। हमारा r जो इसका लंबाई है, यह त्रिज्या है ना, r बराबर 7/2 आ गया। अब जब इसका लंबाई ज्ञात हो गया तब हमको चूंकि पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और हमको पता है चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। या हम यहाँ पे इसका मान को बैठा देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुने, यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 गुने r हमारा कितना आया है 7/2 गुने 7/2 लिख दिया। का है कि 2 बार है, इसका ऊपर 2 है मतलब 2 बार है। हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो कट रहा है, देखिए 2 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 दूना 22, यहाँ पे 11/8। यहाँ पे देखिए चतुर्थांश कितना आ गया 11/8। आप इसको इतना ही में छोड़ सकते हैं या फिर इधर आप हल कर दीजिए। यहाँ पे 8/11 कर दीजिए, कितना आएगा 8 एका 8, नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे हम लोग गुना करने के लिए भुला गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का तो यहाँ तो आया, लेकिन यहाँ पे 7 भी तो बचा है, तो यहाँ पे 7 से गुना करना है। यहाँ पे 11 7 77 हो जाएगा। देखिए 11 7 77 बटा 4 दूना 8, 8/77 हम लोग करेंगे। यहाँ पे 8/77 कितना आएगा 8 9 72 हो जाता है, तो 8 9 72। यहाँ पे 7 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसमें घट के कुछ नहीं, फिर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक दशमलव का चिन्ह डालेंगे, दशमलव का चिन्ह डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 8 कितना बाद में जाएगा 8 6 48, 8 6 48, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 4 में 4 कुछ नहीं जा रहा है, फिर यहाँ पे 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16। फिर जब 20 में 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पे फिर 0 डालेंगे। फिर देखिए 8 का पहाड़ा में 40 आता है ना, कई बार में आता है 8 5 40, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 5 40, पूरा कट गया। तो हमारा जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया सो कितना आ गया 9.625। तो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 9.625। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब जो हमारा इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 9.625, इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज का जो 5 क्वेश्चन बताए वो पांचों क्वेश्चन आपको समझ आया है। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए आप तो वहाँ पे हैं, हम कैसे जाने कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। आप बस कमेंट कीजिएगा तो ही ना जान पाएंगे। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो कैसे बता पाएंगे कि आपको कहाँ पे समझ आया नहीं आया। हम तो जान रहे हैं कि आपको समझ आया। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि उस पर भी अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा
इसी के लिए यदि समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका वह सॉल्व जरूर करवाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।